शुरू करते हैं। क्लास में इम्पोर्टेंट जीके के प्रश्न को देखेंगे और इस प्रश्नों को पूरा डिटेल एक्सप्लेन करेंगे। आप किसी भी प्रकार की तैयारी करते हैं, किसी भी एग्जाम का तैयारी करते हैं, किसी कॉम्पिटिटिव का, तो यहाँ से आप लोगों को एग्जाम में प्रश्न निश्चित रूप से देखने के लिए मिलेगा। इस क्लास के अंदर आप लोग शुरू से अंत तक बने रहिएगा। क्वेश्चन को पूरी तरह से पूरा डिटेल एक्सप्लेन करके उसका पढ़ाएंगे, ठीक है? तो बने रहिएगा। क्लास शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या है, मोपला विद्रोह कब हुआ था? ये मोपला विद्रोह के बारे में पूछा जा रहा है प्रश्न। मोपला विद्रोह की बात करें तो मोपला विद्रोह 1921 में। वैसे मोपला विद्रोह का दो चरण है। मोपला विद्रोह का दो चरण है। पहला चरण जो 1836 से लेकर 1885, याद रखिएगा। मोपला विद्रोह के दो चरण, एक 1836 से लेकर 1885 के बीच में हुआ था, और मोपला विद्रोह जो हुआ था ये दक्षिण भारत में हुआ था, ध्यान रखिएगा। और दूसरा चरण मेन जो था वो मोपला विद्रोह 1921 में। यही एग्जाम में ज्यादातर पूछा जाता है कि मोपला विद्रोह कब हुआ था, तो ऑप्शन में 1921 देखने के लिए मिलेगा, आंसर कर दीजिएगा। मोपला विद्रोह 1921 ये हुआ था मालाबार तट यानी केरल के क्षेत्र में, है ना। कहाँ पर हुआ था? केरल में हुआ था। और इसका जो नेतृत्व कर रहे थे अली मुसलियार, अली मुसलियार, याद रखिएगा। और इसी मोपला विद्रोह का नेतृत्व किया था इस अली मुसलियार ने। जिस समय देश के अंदर असहयोग आंदोलन चल रहा था, उसी समय महात्मा गांधी को साथ देने के लिए अली मुसलियार ने केरल के अंदर मोपला विद्रोह शुरू किया था। ये किसानों से संबंधित है, ये भी ध्यान रखिएगा। किसानों के लिए आंदोलन किया गया था मोपला विद्रोह अली मुसलियार के सहयोग से। और इन्होंने साथ दे रहा था किसका? महात्मा गांधी का। जिस समय देश के अंदर असहयोग आंदोलन शुरू किया गया था, असहयोग आंदोलन की बात करें, देख लीजिए असहयोग असहयोग आंदोलन, असहयोग आंदोलन ये स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने 1920 में। कब शुरू किया था? 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था 1920 में। असहयोग आंदोलन 1905 फरवरी 1922 तक चला था। चौरी चौरा हत्याकांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद करना पड़ा था। असहयोग आंदोलन की बात करें तो इस असहयोग आंदोलन को ही भारत के अंदर पहला जन आंदोलन कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर में आंदोलनकारी के साथ साथ में भारत के वैसे प्रतिनिधि, वैसे लोग जो कि आम जीवन जीते थे, क्रांतिकारी नहीं थे, फिर भी उसने भाग लिया था। इसलिए इसको क्या कहा जाता है? प्रथम जन आंदोलन। 1920 में महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जो शुरू किया गया था, उसी का दूसरा नाम क्या है? प्रथम जन आंदोलन। और असहयोग आंदोलन महात्मा गांधी ने 1920 में शुरू किया। 5 फरवरी 1922 को चौरी चौरा हत्याकांड के बाद इस असहयोग आंदोलन को महात्मा गांधी ने वापस ले लिया। और इसी के दरमियान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का उपाधि अंग्रेजों को वापस भी किया था, ध्यान रखिएगा। इसी असहयोग आंदोलन के दरमियान महात्मा गांधी ने केसर ए हिंद का उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दिया। और इसी असहयोग आंदोलन के दरमियान दक्षिण भारत में किसानों के लिए एक विद्रोह शुरू किया गया था, जिसका क्या नाम है? मोपला विद्रोह। कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मालाबार तट यानी केरल के आसपास के क्षेत्र में हुआ था। अली मुसलियार के सहयोग से यह किया गया था। अगर बात कर ले खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व जो कर रहे थे दो भाई थे, एक शौकत अली और मोहम्मद अली। इन्हीं दो भाइयों ने खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला प्रश्न और भी देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप में खेल का मैदान कहा जाता है? यूरोप में किस देश को खेल का मैदान कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड को यूरोप में खेल का मैदान के नाम से जानते हैं, स्विट्जरलैंड। और स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? ये भी ध्यान रखिएगा, बर्न। स्विट्जरलैंड की राजधानी कहाँ पर है? बर्न। यूरोप में खेल का मैदान कहा जाता है किसको? स्विट्जरलैंड को। ध्यान रखिएगा, यूरोप में खेल के मैदान किसको कहा जाता है? स्विट्जरलैंड को। देखिए प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महाद्वीप को कहा जाता है? प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप किस महादेश को कहा जाता है? तो ध्यान रखिएगा, यूरोप। यूरोप को प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है। यूरोप का मरीज किस देश को कहा जाता है? तुर्की को। ध्यान रखिएगा, तुर्की को क्या कहा जाता है? तुर्की को कहा जाता है यूरोप का मरीज। और तुर्की की राजधानी अंकारा, ये भी ध्यान रखिएगा। तुर्की की राजधानी कहाँ पर है? अंकारा। ये जो तुर्की है, ध्यान रखिएगा, इसी तुर्की को यूरोप के अंदर क्या कहा जाता है? यूरोप का मरीज कहा जाता है। तुर्की की राजधानी कहाँ हुई? अंकारा। नेक्स्ट है, यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? इटली को। क्योंकि जिस तरह से एशिया में भारत एक कृषि प्रधान देश है, उसी तरह यूरोप में भी इटली एक कृषि प्रधान देश है।
इसीलिए यूरोप का भारत कहा जाता है इटली को। और इसी इटली में विश्व में सर्वाधिक अंगूर, विश्व में सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। जैतून, अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। विश्व में सबसे अधिक अंगूर उत्पादक देश कौन सा है? इटली है। और जैतून भी उत्पादक देश कौन सा है? इटली। किसान का देश, समुद्र की रानी किसे कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, किसानों का देश और समुद्र की रानी कहा जाता है फ्रांस को। किस देश को कहा जाता है? फ्रांस। याद रखिएगा, फ्रांस। किसानों का देश और समुद्र की रानी कहा जाता है फ्रांस। फ्रांस की राजधानी पेरिस। ध्यान रखिएगा, फ्रांस की राजधानी पेरिस। और ये पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे। इस पेरिस को ही कहा जाता है विश्व की सुंदरियों का शहर। क्या कहा जाता है? विश्व में सुंदरियों का शहर। सुंदरियों का शहर। याद रखिएगा, विश्व में पेरिस को कहा जाता है विश्व में सुंदरियों का शहर। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ध्यान रखिएगा, इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। पो नदी। जिस तरह से भारत में गंगा नदी बहती है, उसी तरह इटली में नदी बहती जिसका गंगा का नाम से गंगा कहा जाता है। इटली की गंगा किस नदी को? पो नदी को। एक बार फिर से देख लीजिए, यूरोप में खेल का मैदान कहा जाता है स्विट्जरलैंड को। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। यूरोप का प्रायद्वीप कहा जाता है, प्रायद्वीपों का प्रायद्वीप कहा जाता है यूरोप महादेश को। यूरोप का मरीज कहा जाता है तुर्की को। और तुर्की की राजधानी अंकारा है। यूरोप का भारत कहा जाता है इटली। इटली सर्वाधिक अंगूर और जैतून उत्पादक देश है। इटली की राजधानी कहाँ पर है? ये भी ध्यान रख लीजिएगा, इटली की राजधानी है रोम। इटली की राजधानी रोम। और किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। ये भी ध्यान रखिएगा। इटली की राजधानी कौन सी नदी है? इटली की राजधानी रोम। और रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे है। यूरोप का भारत किस देश को कहा जाता है? इटली को। इटली की राजधानी रोम किस नदी के किनारे है? टाइबर नदी के किनारे। किसानों का देश और समुद्र की रानी, ये दोनों फ्रांस को कहा जाता है। किसानों का देश यानी यूरोप में किसानों का देश किसे कहा जाता है? फ्रांस को। और समुद्र की रानी भी किसे कहा जाता है? फ्रांस को। फ्रांस की राजधानी पेरिस। पेरिस किस नदी के किनारे है? सीन नदी के किनारे। और पेरिस को विश्व की सुंदरियों का शहर कहा जाता है। इटली की गंगा किसको कहते हैं? पो नदी को। इटली की गंगा पो नदी को कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज। देखिए, देव समाज तो एक ही है, इसके साथ में एक्स्ट्रा ये सबको भी देख लेंगे। देव समाज के संस्थापक की बात करें तो शिव नारायण अग्निहोत्री ने। किसने किया था? शिव नारायण अग्निहोत्री ने 2 फरवरी 1887 को लाहौर में करता है देव समाज के स्थापना। किसके द्वारा? शिव नारायण अग्निहोत्री के द्वारा। कब? 2 फरवरी 1887 को। कहां पर? लाहौर में। आगे बात करते हैं, एक्स्ट्रा है उससे क्वेश्चन, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज। यही एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में चल के क्या बनता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। तो इस तरह से भी आप लोग याद रख सकते हैं। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना सर सैयद अहमद खान ने कब? 1875 में। ठीक है, एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किया था सर सैयद अहमद खान ने कब? 1875 के अंदर। इसी एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज का नाम बाद में चल के क्या पड़ता है? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। आगे बात करते हैं सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश के संस्थापक है दयानंद सरस्वती। कब? 1874 में। इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश के संस्थापक कौन है? दयानंद सरस्वती। कब स्थापना करता है सत्यार्थ? 1874 में। अब देखिए है ब्रह्म समाज, आत्मीय समाज और वेदांत कॉलेज। ब्रह्म समाज की बात करें तो 1828 में स्थापना होता है। आत्मीय समाज की बात करें तो 1815 में इसकी स्थापना होता है। और वेदांत कॉलेज की बात करें तो वेदांत कॉलेज की स्थापना 1825 में होता है। और तीनों का स्थापना किसने करता है? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय की बात आता है तो हम लोग को एक प्रश्न का आंसर याद रखना चाहिए, 1829। क्या याद रखेंगे? 1829 का लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से। 1829 में लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से इन्होंने स्थापना किया था इसका क्या बोलते हैं? सती प्रथा का। ध्यान रखिएगा, लॉर्ड विलियम बेंटिक के सहयोग से राजा राम मोहन राय ने सती प्रथा का अंत किया था। याद रखिएगा, 1829 में सती प्रथा का अंत। किसका अंत किया था? सती प्रथा का। और इस सती प्रथा का अंत करने में सती प्रथा का सहयोग किया था राजा राम मोहन राय ने। वैसे सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। याद रखिएगा, सती प्रथा का अंत किसने किया था? लॉर्ड विलियम बेंटिक ने।
और सती प्रथा को अंत करने में सहयोग किसने किया था? राजा राम मोहन राय। सती प्रथा को अंत किया था कब? 1829 में। ठीक है, आगे बात करते हैं हम लोग भारतीय ब्रह्म समाज। इसको भी याद रखिएगा, अभी हम लोग पढ़े ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना 1828 में किया था। अब आ गया है भारतीय ब्रह्म समाज। भारतीय ब्रह्म समाज की बात करें तो भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक थे केशव चंद्र सेन। अब आप लोगों को एक आंसर देना है कि इस केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज की स्थापना कब किया था? इसका प्रश्न का आंसर यहाँ पर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला प्रश्न, अगला क्वेश्चन देख रहे हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आने वाले पहले यानी प्रथम पुर्तगाली यात्री। अगर पुर्तगाली यात्री बोले या फिर यूरोप वासी बोले, दोनों याद रख लीजिएगा। अगर यूरोप यात्री का भी नाम बोले, है ना, भारत में आने वाले प्रथम यूरोपीय यात्री बोले या फिर पुर्तगाली यात्री बोले, आंसर कीजिएगा वास्को डी गामा। क्या आंसर करेंगे? वास्को डी गामा। अगर वास्को डी गामा की बात करें तो वास्को डी गामा भारत आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री थे। कहां पर आए थे? केरल के कालीकट तट पर। केरल के कालीकट, केरल के कालीकट तट पर आए थे। और ये जो समय था, डेट था 20 मई 1498। कब का डेट था? 20 मई 1498। ध्यान रखिएगा, किसी किसी बुक में 17 मई भी आप लोगों को पढ़ने के लिए मिल सकता है ना, तो 17 मई 20 मई, लेकिन आप लोग ध्यान रखिएगा अभी 20 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर पहले पुर्तगाली यात्री यानी पहले यूरोप वासी कौन आए थे? वास्को डी गामा। और यहाँ पर शासक कौन थे? जमोरिन शासक थे। ध्यान रखिएगा, इस जमोरिन ने भव्य स्वागत किया था। इस जमोरिन ने भव्य स्वागत किया और जाते समय इन्होंने मसाला दिया था, और जब मसाले का अपने देश में ले जाकर इन्होंने बेचा तो इनको 60 गुना मुनाफा हुआ था। ध्यान रखिएगा, और इसी तभी से लेकर के अब शुरुआत हो गया भारत में अलग अलग कंपनियों का आगमन। भारत में आने वाले पहले पुर्तगाली यात्री या यूरोप वासी कौन थे? वास्को डी गामा। वास्को डी गामा 20 मई 1498 को केरल के कालीकट तट पर आए थे। केरल के कालीकट के तट के उस समय के शासक कौन थे? जमोरिन थे। जमोरिन ने इनका भव्य स्वागत किया, जाते समय इनको मसाला दिया, और जब मसाले अपने देश में ले जाकर बेचा तो इनको 60 गुना मुनाफा हुआ। तब से लेकर अपने देश के अंदर अलग अलग कंपनी बनाकर यहाँ पर व्यापार करने के उद्देश्य से आना शुरू किया। अगर बात कर लेते हैं प्रथम पुर्तगाली वायसराय, जब 1498 के बाद ये जो वास्को डी गामा गए, फिर दूसरे व्यक्ति को वहां से भेजते हैं वायसराय बनाकर पुर्तगाल से। प्रथम पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसिस्को द अल्मेडा आए थे। ध्यान रखिएगा, फ्रांस से आने वाले यानी प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। पहले पुर्तगाली वायसराय का क्या नाम था? फ्रांसिस्को द अल्मेडा। ये 1505 ईस्वी में आए थे। कब आए थे? 1505 ईस्वी में ये आए थे। अगर बात कर ले वास्तविक संस्थापक, पुर्तगाली वायसराय का प्रथम वास्तविक संस्थापक, मुख्य रूप से जो यहाँ पर आकर अपना शासन और यहाँ पर विशेष तौर से जो व्यापार करना शुरू किया और प्रथम फैक्ट्री खोलती है, वो कौन है? अल्फांसो द अल्बुकर्क। अल्फांसो द अल्बुकर्क आते हैं 1510 में। कब आते हैं? 1510 में। जब अल्फांसो द अल्बुकर्क 1510 में आते हैं तो बीजापुर के शासक हुआ करते हैं आदिल शाह। कौन थे? आदिल शाह। और इस आदिल शाह को 1511 में पराजित करता है। अल्फांसो द अल्बुकर्क ने आदिल शाह को 1511 में पराजित करके पूरी तरह से गोवा को अपने कब्जे में ले लेता है। कहां, किसको कब्जे में लेता है? गोवा पर अधिकार कर लेता है, पूरी तरह से गोवा पर अधिकार करता है। गोवा पर अधिकार करने के साथ साथ में पहला फैक्ट्री भी खोलता है। पुर्तगालियों ने पहला फैक्ट्री कहां पर खोला था? ये भी ध्यान रखिएगा, पहला फैक्ट्री कोचीन में खोला था। कहां पर खोला पहला फैक्ट्री? कोचीन में। और इसी पुर्तगालियों का देन है कि भारत के अंदर प्रिंटिंग प्रेस है ना, ध्यान रखिएगा, भारत के अंदर जो प्रिंटिंग प्रेस है ये किसका देन है? पुर्तगालियों का। आलू, तंबाकू, ये सारा चीजों का याद रखिएगा, ये सभी देन है किसका? इसी पुर्तगालियों का। ठीक है, पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहली बार प्रिंटिंग प्रेस, आलू, तंबाकू, ये सब चीजों की शुरुआत करवाया था। तो ये कुछ क्वेश्चन हो गया पुर्तगालियों से संबंधित। प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन थे? तो फ्रांसिस्को द अल्मेडा याद रखिएगा, 1505 में आए थे।
वास्तविक संस्थापक अगर बोला जाए तो अल्फांसो द अल्बुकर्क, जो कि 1510 में आते हैं और उस समय बीजापुर के शासक होते हैं आदिल शाह। आदिल शाह को पराजित करके पूरी तरह से गोवा पर कब्जा कर लेता है किसने? अल्फांसो द अल्बुकर्क ने। और इसी ने भारत में पहला अपना व्यापारिक कोठी कहाँ खुलवाता है? कोचीन के अंदर। इसी पुर्तगालियों के द्वारा देश के अंदर में प्रिंटिंग प्रेस, आलू, तंबाकू, इन सब चीजों का शुरुआत करवाया था। इससे और भी प्रश्न बनेगा, उसको आगे देखते हैं हम लोग। देखिए आगे बात कर लेते हैं हम लोग विदेशियों का क्रम। भारत में जो विदेशी आए किस क्रम से आए? क्रम को याद रखना है, क्रम ही पूछा जाता है परीक्षा में। अगर तो इसको याद रखने के लिए हम लोग एक शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, पुत्र अडा डैड फंसा। क्या याद रखेंगे? पुत्र अडा डैड फंसा। इसी चारों शब्द में भारत आने का जो विदेशियों का क्रम है पूरा है। पुत्र अडा डैड फंसा। देखिए ये पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, क्या होगा? पुर्तगाली। ध्यान रखिएगा पुत्र से क्या होगा? पुर्तगाली। अब देखिए यहाँ पर ओ है तो इससे क्या हो जाएगा? अंग्रेज। क्या होगा? अंग्रेज। अब डो से हो जाएगा डच, क्या होगा? डच। अब डेड से हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, डेनिश। क्या होगा? ये डेनिश। उसके बाद जो ये फ्रांस है, ये क्या है? फ्रांसीसी। ध्यान रख लीजिएगा, फ्रांस, ये फो से हो जाएगा फ्रांसीसी और इससे हो जाएगा स्वीडिश। तो ये जो भारत में आने का विदेशियों कंपनी का है क्रम है, ठीक है। विदेशी कंपनी का भारत में आने का क्रम क्या है? पुर्तगाली, अंग्रेज, डच, डेनिश, फ्रांसीसी और स्वीडिश। क्या याद रखेंगे? शॉर्ट ट्रिक याद रखेंगे, पुत्र अडा डैड फंसा। क्या याद रखेंगे? पुत्र अडा डैड फंसा। अब देखिए पुर्तगाली की बात करें तो पुर्तगाली कब आते हैं? 1498 में आते हैं। अंग्रेज कब आते हैं? 1600 में आते हैं। डच कब आते हैं? 1602 में आते हैं। अगर डेनिश की बात करें, डेनिश 1616 में आते हैं। फ्रांसीसी 1664 में आते हैं और स्वीडिश कब आते हैं? तो 1731 में आते हैं। ये विदेशी क्रम आने का क्रम है, विदेशी कंपनियों को भारत में आने का क्रम है। पुर्तगाली 1498, अंग्रेज 1600, डच 1602, डेनिश 1616, फ्रांसीसी 1664 और स्वीडिश कब आए? 1731। विदेशी कंपनियों का भारत में आने का क्रम यही है। किस क्रम से आए हैं? पुत्र अडा डैड फंसा। पुत्र अडा डैड फंसा। देखिए पुत्र से हो जाएगा पुर्तगाली, ओ से हो जाएगा अंग्रेज, डॉ से हो जाएगा डच, डेड से हो जाएगा डेनिश, फो से हो जाएगा फ्रांसीसी और सौ से हो जाएगा स्वीडिश। विदेशी कंपनियों का भारत में आने का ये क्रम है। कब आए? 1498 में पुर्तगाली आई, 1600 में अंग्रेज आए, डच 1602 में आए, डेनिश 1616 में आए, फ्रांसीसी 1664 में आए और स्वीडिश 1731 में आए। अब हम लोग देख लेते हैं अगला प्रश्न। देखिए आगे का प्रश्न है, पानीपत का प्रथम युद्ध। बेहद आसान सवाल है लेकिन एग्जामिनर इसको कैसे टफ बनाता है। देखिए क्या करता है, अभी के समय में आपको ऑप्शन में डाल देगा डेट। भाई साहब लो परेशान। तो याद रखिएगा पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था ये 21 अप्रैल को हुआ था। 21 अप्रैल 1526 को। ध्यान रखिएगा पानीपत का प्रथम युद्ध कब होता है? 21 अप्रैल 1526 के बीच। किसके किसके बीच? बाबर और इब्राहिम लोदी। बाबर और इब्राहिम लोदी। और इस युद्ध में इब्राहिम लोदी को बाबर ने पराजित करके देश के अंदर एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसका नाम है मुगल वंश। याद रखिएगा इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर ने पहली बार तुगलमा युद्ध नीति को अपनाया था। तुगलमा युद्ध नीति, गोले बारूद का प्रथम बार प्रयोग किया गया था इसी पानीपत के प्रथम युद्ध में। किसने किया था? बाबर ने। किस नीति के तहत इस युद्ध को जीता था? तुगलमा युद्ध नीति। याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी। इब्राहिम लोदी की बात करें तो ये लोदी वंश का अंतिम शासक था। लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? इब्राहिम लोदी। इसी इब्राहिम लोदी को पराजित करके देश के अंदर बाबर ने एक नए वंश की शुरुआत करता है जिसका नाम है मुगल वंश। तो ध्यान रखिएगा बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। कितनी बार? 5 बार आक्रमण किया था। ये पूछा गया सवाल है। बाबर ने भारत पर 5 बार आक्रमण किया था। बाबर ने उसके बाद पानीपत के प्रथम युद्ध के बाद बाबर ने खनवा का युद्ध लड़ता है। और खनवा का युद्ध कब हुआ था? 15 मार्च 1527 को। याद रखिएगा खनवा का युद्ध 15 मार्च 1527 के बीच में होता है। किसके किसके बीच? बाबर और राणा संगा के बीच। राणा संगा, ध्यान रखिएगा राणा संगा के बीच में होता है ये खनवा का युद्ध।
खनवा का युद्ध 15 मार्च 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच में होता है और इस युद्ध में भी बाबर ने राणा सांगा को पराजित करता है। घाघरा के युद्ध जो हुआ था, ध्यान रखिएगा, 29 जून 1528 को। घाघरा का युद्ध कब होता है? 29 जून 1528 को होता है घाघरा का युद्ध। और घाघरा का युद्ध जो है हुआ था बाबर और मेदिनी राय के बीच में, मेदिनी राय। और इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। इस युद्ध में बाबर ने मेदिनी राय को पराजित किया था। अगर बात कर ले चंदेरी, चंदेरी का जो युद्ध हुआ था 6 मई 1529 को हुआ था। चंदेरी का युद्ध कब होता है? 6 मई 1529 को चंदेरी का युद्ध होता है। और चंदेरी का जो युद्ध हुआ था बाबर और अफगान के बीच में, अफगान। और इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। ध्यान रखिएगा, चंदेरी का युद्ध 6 मई 1529 को किसके किसके बीच? बाबर और अफगानों के बीच। और इस युद्ध में बाबर ने अफगानों को पराजित किया था। और उसके बाद हुआ क्या? बाबर जो है, बाबर 1530 ईस्वी में इनका मृत्यु हो गया। 1530 में क्या हुआ? मृत्यु हो गया। ध्यान रखिएगा, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पानीपत से रिलेटेड हुआ और साथ साथ में बाबर से संबंधित हुआ। पानीपत का प्रथम युद्ध 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। खानवा का युद्ध 15 मार्च 1527 बाबर और राणा सांगा के बीच में। घाघरा का युद्ध 29 जून 1528 को बाबर और मेदिनी राय के बीच में। चंदेरी का युद्ध 6 मई 1529 को बाबर और अफगानों के बीच में। बाबर की मृत्यु होती है कब? 1530 में। और अगर बात कर ले पानीपत का प्रथम युद्ध के साथ साथ में बाबर ने भारत में कितनी बार आक्रमण किया? तो 5 बार, इसको भी ध्यान रखिएगा, है ना। खानवा के युद्ध को जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण किया था? इस प्रश्न का सही आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। जब खानवा युद्ध को जीता था बाबर ने, तब इस जीत की खुशी में बाबर ने कौन सा उपाधि धारण किया था? इस प्रश्न का आंसर यहाँ कमेंट बॉक्स में देंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है, अगला प्रश्न है, लोदी वंश का संस्थापक कौन था? लोदी वंश के संस्थापक थे बहलोल लोदी। कौन था? याद रखिएगा, बहलोल लोदी। लोदी वंश का संस्थापक थे बहलोल लोदी। और लोदी वंश का अंतिम शासक अभी जो आप लोगों को पढ़ाएं, इब्राहिम लोदी। ठीक है, लोदी वंश के संस्थापक कौन थे? बहलोल लोदी। आगे बात करते हैं, गुप्त वंश के बारे में बोला गया। गुप्त वंश के जो संस्थापक थे वो श्रीगुप्त। याद रखिएगा, गुप्त वंश के संस्थापक कौन थे? श्रीगुप्त। और गुप्त वंश की अगर बात करें तो गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का पहला स्वर्णकाल के नाम से जानते हैं। भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल किस शासक के किस वंश के शासनकाल को कहते हैं? तो गुप्त वंश। याद रखिएगा, भारतीय इतिहास का प्रथम स्वर्णकाल किस वंश के शासनकाल को कहते हैं? आंसर याद रखिएगा, गुप्त वंश। ठीक है, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त। मौर्य वंश की बात करें तो चंद्रगुप्त मौर्य। चंद्रगुप्त मौर्य, याद रखिएगा, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य। देखो ये एग्जाम में छपा हुआ सवाल है, पुष्यभूति। और इसी पुष्यभूति का दूसरा नाम है वर्धन वंश। एग्जाम में जो सवाल दिया था पुष्यभूति नहीं दिया था, उसके स्थान पर क्या दिया था? वर्धन वंश। और ये वर्धन वंश के संस्थापक थे पुष्यभूति। ध्यान रखिएगा, पुष्यभूति। इसी पुष्यभूति ने वर्धन वंश की स्थापना किया था। अगर चोल वंश के बारे में बात करें, चोल वंश के संस्थापक कौन थे? विजयालय। विजयालय, चोल वंश के संस्थापक विजयालय। आगे है गुलाम वंश। इसी गुलाम वंश को दास वंश भी कहते हैं और इसी दास वंश को ममलूक वंश भी कहते हैं। ठीक है, ये तीनों एक ही है, गुलाम वंश, दास वंश या ममलूक वंश के संस्थापक कुतुबुद्दीन ऐबक। कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक। ध्यान रखिए, कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक। तो इस तरह से इसको भी आप लोग ध्यान रख लीजिएगा। लोदी वंश के संस्थापक बहलोल लोदी, गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त, मौर्य वंश के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य, पुष्यभूति वंश या वर्धन वंश के संस्थापक पुष्यभूति, चोल वंश के संस्थापक विजयालय, गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश के संस्थापक थे कुतुबुद्दीन ऐबक। मुगल वंश, तो ध्यान रख लीजिएगा, मुगल वंश के संस्थापक थे बाबर। मुगल वंश के संस्थापक बाबर। तो इस तरह से ध्यान रखिएगा। आज की क्लास हम लोग इतना ही रहने देते हैं, अगले क्लास में फिर से अगले दिन मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।